हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अब हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं चैप्टर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू। इसके पहले मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6 और 11 के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। होपफुली वो सारे ही आपने देख लिए होंगे। उसमें हमने ऑडिट क्या है, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या करते हैं, ऑडिट रिस्क क्या होता है, ऑडिट एविडेंसेस क्या कलेक्ट करते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ऑडिटर को क्या एथिक्स वगैरह फॉलो करने चाहिए, वो सारी चीजें हमने समझ ली है। अब वो सारी चीजें ऑडिट प्रोसीजर्स करने के बाद जब हम कंप्लीशन के टाइम पहुंचते हैं, राइट, हमें रिपोर्ट इश्यू करना होता है, तो उसके पहले हमें क्या चीजें कुछ कवर अप करनी रहती है, वो इसमें हम समझने वाले हैं चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 में 6 एसएस कवर अप होते हैं जो कंप्लीशन एंड रिव्यू के टाइम पे जरूरी है। एसए 560, 570, 580, 450, 260 और 265, राइट, ये 6 एसएस है। इसमें से 560, 570 और 580 है, वो ओल्ड कोर्स में भी चैप्टर 3 ऑडिट एविडेंस के साथ कवर अप होते थे। अब जो 450, 260 और 265 है वो न्यू कोर्स में ऐड किए गए हैं। काफी इजी एसएस है, मजा आएगा पढ़ने में, राइट। ये जो चैप्टर है चैप्टर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू, इस चैप्टर का वेटेज एज पर द आईसीएआई ने जो सेक्शन वाइज वेटेज दिया है उस हिसाब से 8 to 12 मार्क्स का है। इस हिसाब से ये काफी अच्छा चैप्टर है क्योंकि 8 to 12 मार्क्स का इस चैप्टर में से आना इजी है। चैप्टर कंपैरेटिवली इजी है, छोटा है, और उसमें से 8 से 12 मार्क्स आ जाना काफी अच्छा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, राइट। तो ये अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको यहां से मार्क्स कवर अप हो सकते हैं। इस वीडियो में ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम एसए 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कवर अप करने वाले हैं, राइट। जो कंप्लीशन एंड रिव्यू में स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह जो है, राइट, ये स्टोरी तो हम इग्नोर करेंगे, कुछ काम की नहीं है। इसके बाद इंट्रोडक्शन के लिए एक पैराग्राफ दिया है, ये भी कुछ खास काम का नहीं है, हम ये इग्नोर कर सकते हैं, राइट। और हम पढ़ेंगे एसए 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले। उसके बाद जो आगे के जो एसएस दिए हुए वो हम समझने वाले हैं। ये एसए 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है पेज नंबर 7.28 पर। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट है वो हमें एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। हमारे जो एविडेंसेस, हमने जो चीज कर ली है, ऑडिट प्रोसीजर्स वगैरह कर ली है, उसमें अगर कुछ चीजों के लिए हमें ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए, ज्यादा सपोर्टिंग चाहिए, तो उसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। उसी को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। ये भी एक ऑडिट एविडेंस का ही पार्ट है, इसीलिए एसए 500 की सीरीज का पार्ट है। एसए 580 है, राइट, लास्ट ऐसे है 500 की सीरीज का, तो ये भी एक ऑडिट एविडेंस है। बट ये इटसेल्फ ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं देता है। ये जब जरूरत पड़ेगी कुछ चीजों के लिए ही ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया जाता है, राइट। मैनेजमेंट ने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की है या नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की, इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करने की, ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन देने की, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल की है या नहीं, या फिर जजमेंट्स वगैरह है या अदर एएस, इंड एएस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो सब कुछ फॉलो किया है या नहीं, उसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। ऑडिटर है वो रिसीव करता है, राइट। तो ये क्या है, ये सारी चीजें हम समझते हैं। जनरली ये कंप्लीशन के टाइम पे, मतलब जब पूरा ही ऑडिट हो जाता है तब हम ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देते हैं। चलिए, A written representation is a written statement by management provided to the auditor. Management है वो auditor को देते हैं to confirm certain matters or to support other audit evidence. कुछ matters को confirm करने के लिए या कुछ matters को, कुछ evidences को support करने के लिए ये statement है वो लिया जाता है, जिसे written representation कहा जाता है। मैनेजमेंट है वो ऑडिटर को देते हैं टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस, राइट। उसे क्या कहा जाता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये इनकी डेफिनेशन है, नीचे भी आपको ये डायग्राम में वही समझाया हुआ है, राइट। रिटर्न स्टेटमेंट बाय द मैनेजमेंट प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। सिंपल, ये मीनिंग इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। Written representations in this context do not include financial statements, the assertions therein, or supporting books and records. यहाँ पर जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो अश्योर नहीं कर देते कि हाँ वो सब कुछ बराबर है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा, राइट। वो कुछ एविडेंसेस को सपोर्ट कर सकते हैं, ज्यादा एविडेंस दे सकते हैं, बट जो ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी है ऑडिटर को करने की, उसके लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकता है, राइट। तो मतलब कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई असर्शन या कोई बुक्स या फिर रिकॉर्ड्स को सपोर्ट करने के लिए नहीं होता, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, वो तो हमें देखने ही रहेंगे,
राइट, ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में कवर अप नहीं होता। हाँ, वो सब कुछ बराबर है, फुलफिल किया हुआ है इन द सेंस के उनका पूरा रिकॉर्डिंग वगैरह बराबर हो चुका है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर बने हैं, उसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। प्लस कुछ एसएस के हिसाब से या कुछ ऑडिट प्रोसीजर के लिए भी ले सकते हैं, जैसे कि रिलेटेड पार्टीज है तो SF 550 रिलेटेड पार्टीज हमने समझा था। तो रिलेटेड पार्टीज आर ऑलवेज प्रोन टू हाई रिस्क, राइट। तो रिलेटेड पार्टी जितनी भी है उन सभी का डिस्क्लोजर, उनके साथ जो ट्रांजैक्शन हुए हैं और बैलेंसेस है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है, तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन हम ले सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ ऑडिट एविडेंसेस को सपोर्ट करने के लिए या कुछ मैटर्स को कंफर्म करने के लिए हम रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज ऑडिट एविडेंस, जैसे हम इंक्वायरी करते हैं और उनके सामने हमें रिप्लाई मिलता है, वो एक ऑडिट एविडेंस है, वैसे ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी एक ऑडिट एविडेंस है, बट वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है कि सिर्फ हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया और कुछ मेहनत ही नहीं करे, ऐसा नहीं चलेगा। Audit evidence is all the information used by the auditor in arriving at the conclusion on which the audit opinion is based. Audit evidence लेते हैं और उसके बेसिस पर हम ओपिनियन पर पहुंचते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो सारी ही ऑडिट एविडेंस है। Written representations are necessary information that the auditor requires in connection with the audit of the entity's financial statement. Written representation भी ऐसी ही इंफॉर्मेशन है जो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए नेसेसरी है। Accordingly, similar to responses to inquiries, written representations are audit evidence. जैसे inquiries के replies जो responses हैं वो audit evidence है, वैसे ही written representation भी audit evidence है। Written representations are an important source of audit evidence. If management modifies or does not provide the requested written representations, it may alert the auditor to the possibility that one or more significant issues may exist. अगर जो हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगे जो जरूरी है वो अगर मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वहां पर कुछ मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है, कुछ इश्यूज है, सिग्निफिकेंट इश्यूज है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करनी रहेगी। फर्दर, a request for return rather than oral representations in many cases may prompt management to consider such matters more rigorously, thereby enhancing the quality of the representation. ओरल से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, रिटर्न फॉर्मेट में जो भी एविडेंस मिलता है वो ज्यादा एडवाइजेबल रहता है, वो ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है, तो उसको हमें कंसिडर करना चाहिए और उस हिसाब से हम एविडेंस लेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। Although written representation provide necessary audit evidence, they do not provide sufficient appropriate audit evidence on their own about any of the matters with which they deal. ये नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है बट ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, सिर्फ इसको लेकर हम कुछ भी डिसीजन पर नहीं आ सकते हैं, राइट। जो भी मैटर्स के लिए लिया जाता है ये सपोर्ट करता है, कंफर्म करता है, सिर्फ ये एविडेंस नहीं चलेगा, ये किसी भी और एविडेंस या ऑडिट प्रोसीजर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। Furthermore, the fact that management has provided reliable written representation does not affect the nature or extent of other audit evidence that the auditor obtains about the fulfillment of management's responsibilities or about specific assertions. जो भी और चीजें हमें करनी है वो कितनी करनी है वो सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से डिसाइड नहीं होगा कि चलो हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो हम जो दूसरी प्रोसीजर्स करने वाले हैं, दूसरे एविडेंसेस लेने वाले हैं वो हम कम लेंगे तो चलेगा, राइट। हमें परचेस चेक नहीं करना है, हम परचेस के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है वो ज्यादा कंफर्मेशन के लिए, ज्यादा सपोर्टिंग के लिए लेना है, कोई उस वजह से हमारी कोई भी ऑडिट प्रोसीजर या ऑडिट एविडेंस है वो ओमिट नहीं करना है, राइट। वो तो हमने जो जिस तरह से सोचा है, जितने एक्सटेंट तक सोचा है हम उतना ही करेंगे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी ऑडिट एविडेंस और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें से कुछ अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनाना है तो बन सकता है, या फिर एमसीक्यू में इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। SF 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। SF 580 return representations deals with the auditor's responsibility to obtain return representations from management and where appropriate those charged with governance. या management या फिर those charged with governance TCWG के पास लिया जाएगा। Objectives of auditor in accordance with SF 580. The objective of the auditor are, यहाँ पर ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पर SF 580 तीन ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, राइट। सबसे पहले तो हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना है रिगार्डिंग मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह फुलफिल की है या नहीं, उसके बारे में।
to obtain written representations from management and where appropriate those charged with governance that they believe that they have fulfilled their responsibility for the preparation of the financial statements and for the completeness of the information provided to the auditor. आपने ऐसे 210 जो चैप्टर 11 है उसमें हमने पढ़ा था, राइट? आपको याद होगा कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए हमें एंगेजमेंट लेटर में ही मतलब लिखवाना है, प्री कंडीशंस रहेगी, तो उसमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी टू प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सेकंड, इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की थी। एंड थर्ड, ऑडिटर को प्रोवाइड करे 3 चीजें, क्या? जो भी रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर ऑडिटर को चाहिए तो, एंड थर्ड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑफिस स्टाफ, जो भी एम्प्लॉइज है उनका एक्सेस मिलना चाहिए। ये 3 चीजें उनको प्रोवाइड करनी है। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस हम उनके पास से वो लिखवाते हैं, वो हम कंफर्म करवाते हैं। वो एक्चुअल में उन्होंने फुलफिल की है या नहीं वो हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से पता चलेगा। एंगेजमेंट लेटर है वो स्टार्टिंग में इनिशिएशन ऑफ द ऑडिट के टाइम पे किया जाता है कि ये सारी चीजें करने वाली है मैनेजमेंट, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेगी, आपको ये फुलफिल करना है। एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन की जब ऑडिट हो गया तब क्या उन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, वो किया है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट ने ये सारी चीजें कर दी है वो मेंशन करेंगे, राइट? एंगेजमेंट लेटर स्टार्टिंग में होता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एट द एंड कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट होता है। तो उन्होंने एक्चुअल में वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल की है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ऐसा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले जिसमें पता चले कि जो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मैनेजमेंट ने फुलफिल की है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी ऑडिटर को वो सारी भी उन्होंने फुलफिल किया हुआ है, राइट? देन सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्पेसिफिक assertions in financial statements by means of written representations if determined necessary by the auditor or required by other assets. सेकंड, हमारा जो अदर ऑडिट एविडेंस है उनको सपोर्ट करे ऐसे हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, राइट? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है, स्पेसिफिक assertions है, उनके लिए हमें सपोर्ट करने चाहिए वो अदर ऑडिट एविडेंस को। वो हमें ऑडिटर को लगता है कि ये रिक्वायर्ड है या फिर कोई एसएस की रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो स्पेसिफाई की है उस हिसाब से रिक्वायर्ड है, तो उस हिसाब से हमें अदर ऑडिट एविडेंसेस को सपोर्ट करवाना चाहिए। उसके लिए भी रिप्रेजेंटेशन लेने जरूरी है। ये भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव है एज पर SF 580, राइट? एंड थर्ड, जो भी हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिले हैं उनको हमें रिस्पॉन्ड करना है। मिले हैं तो वो बराबर है या नहीं वो देखना और उसके बेसिस पर हमारा ओपिनियन पर आना। अगर वो प्रोवाइड नहीं करते हैं या फिर जो प्रोवाइड करते हैं वो बराबर नहीं लगते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या उसकी इंपैक्ट ओपिनियन पर आएगी या नहीं, वो सारी चीजें भी SF 580 में कवर अप होती है। सो थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस और इफ मैनेजमेंट और वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस डू नॉट प्रोवाइड द रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। उन्होंने अगर प्रोवाइड किया तो हमें क्या करना है और अगर उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया तो क्या करना है, वो भी SF 580 में कवर अप होता है, राइट? तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स है SF 580 के हिसाब से ऑडिटर के। सबसे पहले टू obtain written representation that management has fulfilled its responsibility regarding preparation and presentation of financial statement and providing information to the auditor. Second, to support other audit evidence which are embodied in the financial statements, अगर वो ऑडिटर को लगते हैं या फिर SS के हिसाब से रिक्वायर्ड है। एंड थर्ड, टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, राइट? जब भी मैनेजमेंट या TCWG ने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है उनको रिस्पॉन्ड करना, या फिर अगर उन्होंने नहीं दिए हैं तो क्या करना, वो सारी चीजें इसमें कवर अप होती है। ये ऑलरेडी ये ऑब्जेक्टिव है, वो एक बार ओल्ड कोर्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये उसकी समरी है। From whom return representations are requested by the auditor? ऑडिटर है वो किसके पास से ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगेगा? जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनके प्रिपरेशन में उनका रोल है, राइट? वो जनरली मैनेजमेंट होगा, कोई रीजन में, कोई चीजों में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में वो TCWG भी हो सकते हैं। The auditor shall request return representations from management with appropriate responsibilities for the financial statements and knowledge of the matters concerned. फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में उनका रोल है या फिर वो जो मैटर्स है उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, उनको पता है तब। Written representations relate to fulfillment of management's responsibilities or to support other audit evidence
relevant to the financial statements or one or more specific assertions in the financial statement, right? वो जो ऑडिट एविडेंसेस है उसको सपोर्ट करने के लिए या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ स्पेसिफिक assertions है उसके लिए ये हम रिप्रेजेंटेशन लेंगे, राइट? Written representations about management's responsibilities. Written representation about management's responsibilities involve confirmation of fulfillment of management's responsibilities in following areas. सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हमने अब समझा हुआ है. तो ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड अ रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट इट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंक्लूडिंग वेयर रिलेवेंट दैट फेयर प्रेजेंटेशन इज सेट आउट इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उस हिसाब से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्होंने फुलफिल की है, उसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन लेंगे. अगर उसमें फेयर प्रेजेंटेशन में कई बार कैसा होता है कि जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो पॉसिबल नहीं होता, उसमें जो चीज दी गई है वो हम डिस्क्लोज नहीं कर पाते जो भी मैनेजमेंट है, या फिर उसमें ज्यादा डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है मोर देन दैट मेंशन्ड इन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. तो वो जो बनाया जाएगा, मतलब कि जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से कुछ ज्यादा या फिर कुछ कम अगर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो उसे फेयर प्रेजेंटेशन कहा जाएगा. वो जो सर्कमस्टांसेस है उस हिसाब से वो फेयर प्रेजेंटेशन है. तो वो जो भी फेयर प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो भी उन्होंने प्रॉपरली फुलफिल की है, उसके लिए हम मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेंगे. Due to its responsibility for the preparation and presentation of the financial statements and its responsibilities for the conduct of the entity's business, management would be expected to have sufficient knowledge of the process followed by the entity in preparing and presenting the financial statements and the assertions therein on which to base the written representations. मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन प्लस वो लोग ही बिजनेस संभालते हैं तो उनको सभी सारी चीजें पता होगी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई है, राइट? इसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, इसी के लिए हम उनके पास से रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि उन्होंने सब कुछ बराबर किया हुआ है. In some cases, however, management may decide to make inquiries of others who participate in preparing and presenting the financial statements and assertions therein, including individuals who have specialized knowledge relating to the matters about which written representations are requested. कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट ने भी किसी और लोगों का सपोर्ट लिया होता है, उनके पास से पूछा होता है, उनके बेसिस पर उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो फिगर्स, वो इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज या फिर रिपोर्ट की होती है. तो कई बार ऑडिटर को वो जो पर्सन है, वो जो पीपल है, उनके पास से भी हमें रिप्रेजेंटेशन लेना हो सकता है. Such individuals may include, यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, an actuary responsible for actuarially determined accounting measurement. एक्चुअरी जो है वो एक्चुअरी के पास से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के जो प्रोविजंस होते हैं उनके लिए उनके पास से ऑडिट एविडेंस मिलता है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जाता है. जैसे कि ग्रेच्युइटी है, पेंशन है, राइट, लीव एनकैशमेंट है, तो उसके लिए एक्चुअली है वो प्रोविजन कितना होना चाहिए लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म वो बताते हैं. उसके बेसिस पर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो फिगर्स है वो ऐड किए जाते हैं. तो वो सारी चीजें एम्प्लॉय बेनिफिट्स के रिलेवेंट जो ये ग्रेच्युइटी, पेंशन वगैरह है उसके लिए जो भी अजम्पशंस है, जो भी डिस्क्लोजर्स नेसेसरी है, वो सारी चीजें एक्चुअली है वो मैनेजमेंट को करके देता है और उसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखते हैं. तो एक्चुअली के पास से भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया जाता है कि जो प्रोविजंस की सारी चीजें उन्होंने दी है वो प्रॉपरली उन्होंने फुलफिल की है, उसके लिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उन्होंने प्रॉपरली फुलफिल की है, राइट? तो वहां पर उनके पास से भी रिप्रेजेंटेशन लिया जा सकता है, राइट? ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट में कवर अप होता था, ऐसे 500 में हमने इन डिटेल समझा भी हुआ है. Staff engineers who may have responsibility for and specialized knowledge about environmental liability measurement. अगर कोई एनवायरमेंटल लायबिलिटी आती है तो वो कितनी आएगी, उसका प्रोविजन या फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी, वो सारी चीजों के लिए इंजीनियर भी हो सकते हैं. तो वो इंजीनियर का भी रोल हो सकता है इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उनके पास से भी रिप्रेजेंटेशन लिया जा सकता है. थर्ड एग्जांपल, इंटरनल काउंसिल हु मे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एसेंशियल टू प्रोविजंस फॉर लीगल क्लेम. इंटरनल लीगल काउंसिल हो सकता है, लीगल डिपार्टमेंट हो सकता है, तो उनके पास से अगर कोई इंफॉर्मेशन मिली है कि कौन सा प्रोविजन करने की जरूरत है, क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी के हिसाब से दिखाना है जो भी लीगल क्लेम्स है, तो उसके लिए वो जो इंटरनल लीगल काउंसिल है उनके पास से भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया जा सकता है. वो पूरा ही मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, मतलब कि मैनेजमेंट का पार्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, बट वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में नहीं है, तो उनके पास से भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया जाता है फॉर दैट स्पेसिफिक मैटर, राइट?
ये आपको एज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैनेजमेंट के पास से तो लेंगे बट कुछ और इंडिविजुअल के पास से भी ले सकते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं उसके एग्जांपल दीजिए। तो आप ये 3 एग्जांपल लिख सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ केस सिनेरियो भी बना सकते हैं जिसमें कुछ सिचुएशन दी है कि क्या उन्होंने ये एक्चुअली के पास से लिया, ऐसा कर सकते हैं या नहीं, तब आप ये सारा लिख सकते हैं, राइट। In some cases, management may include in the written representations qualifying language to the effect that representations are made to the best of its knowledge and belief. कई बार जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें क्वालिफाइंग लैंग्वेज लिखी जाती है कि हमारे हिसाब से जितना भी रिक्वायरमेंट थी रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एस इंडेस की एप्लीकेबिलिटी है, जो भी एविडेंसेस देने थे, जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को देनी थी, वो सारी हमने बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज हमने प्रोवाइड कर दी है। तो ये लैंग्वेज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं जब तक हमें कुछ भी कॉन्ट्रारी ना मिले तब तक, राइट। अगर वो बराबर है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वो जो क्वालिफाइंग लैंग्वेज है, सब्जेक्टिव जो है, राइट, वो हो सकता है। It is reasonable for the auditor to accept such wordings if the auditor is satisfied that the representations are being made by those with appropriate responsibilities and knowledge of the matters included in the presentation, right? Sorry, representation. अगर हमें लग रहा है कि जिन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन दिया है वो बराबर है, नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, तो उनके पास से ये क्वालिफाइंग लैंग्वेज वाला रिप्रेजेंटेशन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये हमारे लिए इनफ हो जाएगा। To reinforce the need for management to make informed representation, the auditor may request the management, including the written representations, confirmation that it has made such inquiries as it considered appropriate to place in the position to be able to make the requested written representation. मैनेजमेंट ने जो भी रिप्रेजेंटेशन दिया है वो इन्फॉर्म्ड है, सारी चीजें ध्यान में रख के, सारी चीजें पता करके ही दिया है। उसके लिए ऑडिटर है वो रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि आपने जो भी इंक्वायरी जरूरी थी वो सब कुछ किया है या नहीं, वो सारी चीजें पूछ सकते हैं, समझ सकता है, और उसके बेसिस पर ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। सेकेंड, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सारी बराबर है, करनी चाहिए वो कर दी है, और कंप्लीट भी है सारे ट्रांजैक्शंस, उसके लिए भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया जाता है। तो ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट it has provided the auditor with all relevant information and access as agreed in terms of the audit engagement, right? वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में भी लिखा जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है या फिर ऑडिटर ने पूछी हुई है या फिर एक्सेस देना चाहिए, वो सारी चीजें मैनेजमेंट ने फुलफिल किया है, राइट। वो एंगेजमेंट लेटर के टाइम पे था, अब ये एक्चुअल ऑडिट कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे, तब वहां पर भी ये रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा। एंड all transactions have been recorded and are reflected in the financial statements, और जितने भी ट्रांजैक्शंस हुआ है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होने चाहिए वो सारे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो चुके हैं, ऐसा भी हम रिप्रेजेंटेशन लेंगे फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो फर्स्ट था कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एंड सेकंड जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी ऑडिटर को वो सारी कर दी है, और जो भी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होने चाहिए वो सारे कंप्लीट है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन हमें उनके पास से लेना होगा। Why written representations about management responsibilities are necessary? हमें क्यों रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी है कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर दी है। ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट का टाइम पर भी प्री कंडीशन थी कि भाई ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उनको फुलफिल करनी है, वो अगर एग्री करती है, वो रिटर्न में देते हैं, तभी हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। वो उन्होंने तब एग्री कर दिया, रिटर्न में दे दिया, इन एंगेजमेंट लेटर वो अप्रूव कर रहे हैं, राइट। फिर जब ऑडिट खत्म हो गया तब हम उनके पास से क्यों फिर से वो रिटर्न में लेते हैं, क्यों हम वो रिप्रेजेंटेशन लेते हैं? क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट ने पहले बोला था कि भाई हम ये सारी चीजें करेंगे, क्या उन्होंने वो एक्चुअल में किया है, राइट। वो भी हमें लिखा होगा तो वो ज्यादा सपोर्टिव बन जाएगा ना, राइट। मैंने भी अगर आपको बोला कि भाई मैं आपको पूरा ही ऑडिट कंप्लीट करवाऊंगा, राइट, तो अगर आपने ये पूरे ही वीडियोस देख रहे हैं, मॉड्यूल के साथ चेक कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है, बट फिर भी कुछ ऐसा हो सकता है ना कि जो छूट गया। अगर मैं एट द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर्स, राइट, मैं अगर बोलूं कि मैंने ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, तो वो ज्यादा रिलायबल रहता है, राइट। इसीलिए मैनेजमेंट के पास से भी हम उसी तरीके से करवाएंगे कि आपने पहले एक्सेप्ट किया कि भाई आप ये सारी चीजें, आपकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करेंगे इन द एंगेजमेंट लेटर। क्या वो एक्चुअल में किया या नहीं, वो हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चलेगा, वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी होगा। वो जब एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन देंगे, रिटर्न में देंगे कि भाई हमने ये फुलफिल किया है, तब वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी होता है,
राइट, अदरवाइज हम नहीं मान सकते कि उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल की है। Audit evidence obtained during the audit that management has fulfilled its responsibility regarding preparation of financial statements and about information provided and completeness of transaction is not sufficient without obtaining confirmation from management that it believes that it has fulfilled those responsibilities। जब तक हमें वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है उनके पास से, तब तक हम ऐसा नहीं मान सकते कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सारी उन्होंने फुलफिल की होगी, क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। और वो फिर अगर उन्होंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो ऐसा आप कह सकते हैं कि भाई हमने तो बोला ही नहीं था कि ये बाकी है या फिर ये छूट गया है या फिर ये मिस स्टेटमेंट है, राइट, वो कुछ चीज ना हो इसीलिए हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। This is because the auditor is not able to judge solely on other audit evidence whether management has prepared and presented the financial statements and provided information to auditor on the basis of the agreed acknowledgement and understanding of its responsibilities। वो हम सिर्फ जो बाकी के एविडेंसेस है जिसके बेसिस पर हमें लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू, सिर्फ उसी के बेसिस पर हम नहीं मान सकते कि मैनेजमेंट ने जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी थी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर दी है। उसके लिए हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी होगा और वो लेंगे तभी हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। For example, the auditor could not conclude that management has provided the auditor with all relevant information agreed in the terms of audit engagement without asking it whether and receiving confirmation that such information has been provided। जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो उन्होंने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से एंगेजमेंट लेटर में तो अप्रूव कर दी, बट उन्होंने एक्चुअल में ऐसा किया है वो हम तब तक नहीं मान सकते जब तक हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ना मिले। The written representations requiring fulfillment of management's responsibilities in relation to above draw on the agreed acknowledgement and understanding of management of its responsibilities in the terms of the audit engagement by requesting confirmation that it has fulfilled them। The auditor may also ask management to reconfirm its acknowledgement and understanding of those responsibilities in return representation। जो उन्होंने engagement letter में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो उन्होंने फुलफिल की है ऐसा हमें एक्नॉलेजमेंट लेना होगा, वो हम रिकन्फर्म करवा सकते हैं इन रिप्रेजेंटेशन, राइट। ये कुछ चीजों में तो करवाना जरूरी है कि आपने जो एंगेजमेंट लेटर में जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो सारी रिप्रेजेंटेशन में भी लिखवाओ और वहां पर रिकन्फर्म करवाओ, राइट। वो स्पेसिफिकली कुछ जो सिचुएशन है वहां पर तो होनी ही चाहिए। दिस इज पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट व्हेन those who signed the terms of audit engagement on behalf of the entity no longer have the relevant responsibilities। जिन्होंने ये एंगेजमेंट लेटर में एक्सेप्ट किया था कि भाई हम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन वो एंटिटी का पार्ट नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं करते, तब तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी बन ही जाएगा, उसमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिकन्फर्म करवाना जरूरी बन जाएगा। सेकंड, द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वर प्रिपेयर्ड इन प्रीवियस ईयर। एंगेजमेंट लेटर है वो प्रीवियस ईयर में बनाया हो, राइट। वो हमने ऐसे 210 में समझा था कि एंगेजमेंट लेटर है वो एवरी ईयर इश्यू करना जरूरी नहीं है। उसमें कुछ एलिमेंट्स दिए थे, 8 फैक्टर्स कुछ थे कि अगर वो सिचुएशन है तब आप रिकन्फर्म करवा सकते हैं, रिन्यू फिर से वो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है वो दे सकते हैं। अदरवाइज एवरी ईयर वो ऑडिट है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट। तो अगर वो प्रीवियस ईयर में ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बना है तो इस साल मतलब नेक्स्ट ईयर में तो वो जरूरी हो जाएगा कि आप वो रिप्रेजेंटेशन में रिकन्फर्म करवाए। थर्ड, देयर इज एनी इंडिकेशन दैट मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड्स दोस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। या अगर हमें कुछ भी इंडिकेशन पता चल रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, मैनेजमेंट की, वो किसी तरीके से मिसअंडरस्टैंड हुई है, उन्होंने कुछ और समझा हुआ है, राइट, तो तब भी हमें फिर से रिकन्फर्म करवाना जरूरी हो जाएगा। और चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस मेक इट अप्रोप्रिएट टू डू सो। जब एंगेजमेंट लेटर बना था तब कुछ और सर्कमस्टांसेस सिचुएशन थी और अब सर्कमस्टांसेस कुछ बदल गई है, राइट, तो तभी हमें फिर से रिकन्फर्म करवाना होगा मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल हुई है या नहीं, राइट। तो ये 4 सिचुएशन में रिकन्फर्म करवाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने फुलफिल की है या नहीं इन द रिप्रेजेंटेशन वुड बी नेसेसरी। सबसे पहले तो जो मैनेजमेंट जिन्होंने एंगेजमेंट लेटर साइन किया था वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, राइट, वो बदल गए हैं। सेकंड, प्रीवियस ईयर में वो एंगेजमेंट लेटर बना था। थर्ड, ऐसा कुछ भी इंडिकेशन है कि मैनेजमेंट है उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया कोई भी टर्म्स जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको। एंड फोर्थ, चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस की जिस वजह से हमें फिर से वो कंफर्म करवाना, वो फिर से हमें रिकन्फर्म करवाना जरूरी बन जाएगा। ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछने के चांसेस है, इवन एमसीक्यू में भी कुछ बना सकते हैं।
Description of management's responsibilities in the return representations. Management's responsibilities shall be described in the return representations required about management's responsibilities in the manner in which these responsibilities are described in the terms of audit engagement. जिस तरह से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताया है, वैसे ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में भी मेंशन किया जाएगा मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में. Other return representations. Other assets require the auditor to request return representations. कई बार जो एसेस है उसकी भी अलग अलग एसेस की भी रिक्वायरमेंट है कि आप इसके लिए भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए, राइट. जैसे कि ऐसे 550 है, राइट, रिलेटेड पार्टीज, उसमें भी ऐसा होता है कि रिलेटेड पार्टीज जो भी ट्रांजैक्शंस है, जो भी बैलेंसेस है, जो भी रिलेटेड पार्टीज है, उन सभी का डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली हुआ है, उसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन लीजिए. फिर ऐसे 570 गोइंग कंसर्न जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन बराबर है या नहीं उसके लिए भी रिप्रेजेंटेशन लिया जाता है, और भी ऐसे इसके लिए लिया जाता है, तो वो भी रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी होगा. हम इसी ऐसे 580 में जो एक एग्जांपल दिया है पूरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, उसमें भी वो रेफरेंसेस देखेंगे. If in addition to such required representation, the auditor determines that it is necessary to obtain one or more written representations to support other audit evidence relevant to the financial statements or one or more specific assertions in the financial statements, the auditor shall request such other written representations. अगर ऑडिटर को लग रहा है कि वो जो एसेस में रिक्वायर्ड है उनके अलावा भी मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने चाहिए, तो वो ऑडिटर है वो सारे रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस भी वो रिसीव कर सकते हैं. In addition to the written representations about management's responsibilities regarding preparation of the financial statements, the auditor may consider it necessary to request other written representations about the financial statements. मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अलावा भी अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड कोई भी अगर रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो वो ऑडिटर को जरूरी लगे तो वो ले सकते हैं. Such written representations may supplement but do not form part of the written representations relating to management's responsibilities regarding preparation of the financial statement. तो ये सारे जो रिप्रेजेंटेशन होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड वो सप्लीमेंट कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिप्रेजेंटेशन को. यहाँ पर उसके कुछ एग्जांपल भी दिए हैं. This they may include representation about the following: whether the selection and application of accounting policies are appropriate, जो भी selection and application of accounting policies है वो appropriate है या नहीं उसके लिए. Whether matters such as the following were relevant under the applicable financial reporting framework have been recognized, measured, presented or disclosed in accordance with the framework. और जो नीचे कुछ दी गई है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से जो भी चीजें रिकॉग्नाइज कैसे हुई, मेजर, डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन बराबर हुआ है या नहीं उसके लिए भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है. Plans or intentions that may affect the carrying value or classification of assets and liabilities. कोई ऐसे प्लान से या इंटेंशन है जिस वजह से जो असेट्स या लायबिलिटीज है उनका क्लासिफिकेशन या वैल्यू चेंज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट्स है तो इन्वेस्टमेंट को भी नॉन करेंट और करंट इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई किया जाता है, और वो प्योरली इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो क्या अगर विद इन 12 मंथ्स वो इन्वेस्टमेंट्स जो भी है वो सेल कर देने वाले हैं. अगर हाँ तो वो करंट इन्वेस्टमेंट बन जाएंगे, अगर ना तो फिर वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाया जाएगा. तो वहां पर इंटेंशन या फिर प्लान है, उस हिसाब से वो असेट्स या लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन या इवन वैल्यूज भी चेंज हो सकती है, तो उसको कंसिडर करना, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन हो सकता है. लायबिलिटीज बोथ एक्चुअल एंड कंटिंजेंट, जो भी लायबिलिटीज है वो प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज, मेजर वगैरह की है या नहीं, जो एक्चुअल लायबिलिटी एज वेल एज कंटिंजेंट लायबिलिटी. टाइटल टू और कंट्रोल ओवर असेट्स, द लियंस एंड और एनकम्बरेंसेस ऑन असेट्स एंड असेट्स प्लेज्ड एज अ कोलैटरल, राइट. तो ये जो भी टाइटल है, लियन है, एनकम्बरेंस है असेट्स के ऊपर, तो वो सारी चीजों के लिए भी ये सारी चीजें देखना जरूरी है. इसके भी रीजन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका चेंजेस आ सकते हैं, वो किस तरह से रिकॉग्नाइज करना, मेजर करना, वो फर्क पड़ सकता है, राइट. एंड लास्ट जो दिया है, एस्पेक्ट्स ऑफ लॉज, रेगुलेशंस एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स दैट मे अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग नॉन कंप्लायंस. जो लॉ, रेगुलेशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो जो भी है उसकी इंपैक्ट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आती है, या फिर अगर उनका नॉन कंप्लायंस से कुछ भी लायबिलिटी बन सकती है या कंटिंजेंट लायबिलिटी या प्रोविजन करने की जरूरत है, तो वो भी देखना रहेगा. तो उसकी इंपैक्ट क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आएगी, तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हम रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, राइट. ये भी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. एडिशनल
additional written representations about information provided to the auditor. In addition to the written representations required by auditor regarding management responsibility about information provided to auditor, the auditor may consider it necessary to request management to provide written representation that is communicated to the auditor all deficiencies in internal control of which management is aware. जो भी इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज है और मैनेजमेंट को जो पता है वो भी उन्होंने सब कुछ ऑडिटर को बता दिया है, तो उसके लिए भी रिप्रेजेंटेशन लिया जा सकता है। मैनेज जो ऑडिटर है वो एडिशनल ये भी रिप्रेजेंटेशन ले सकता है। जो प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सारी चीजों के लिए तो रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा ही, बट जो इंटरनल कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी है और उस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फिर ऑडिट में अगर उसकी कुछ इंप्लीकेशन आ सकती है तो उसके लिए एडिशनली भी रिप्रेजेंटेशन लिया जा सकता है। ये आपको एमसीक्यू या फिर अगर कोई प्रैक्टिकल केस सिनेरियो बेस्ड डिस्क्रिप्टिव बनाना है तो उसमें भी आपको ये पूछ सकता है। फिर देखते हैं written representations about specific assertions. When obtaining evidence about or evaluating judgments and intentions, the auditor may consider one or more of the following. जब भी जजमेंट या इंटेंशन को ऑडिटर देखते हैं उसके लिए ऑडिट एविडेंस जब भी हम कलेक्ट करते हैं या उसे इवेल्युएट करते हैं तब हम नीचे जो पॉइंट्स दिए हैं उनमें से उसे कंसिडर किया जाता है। The entity's past history in carrying out its stated intention, पहले जो उन्होंने इंटेंशन थे क्या उन्होंने वो एक्चुअल में फुलफिल किए हैं, पास्ट हिस्ट्री क्या रही है वो कंसिडर करेंगे। The entity's reasons for choosing a particular course of action, जो भी उन्होंने सोचा है उनका प्लान है, इंटेंशन है, राइट, जजमेंट जो भी सोचा है तो उसके लिए क्या वो बराबर है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन वो कंसिडर करने वाले हैं, वो बराबर है या नहीं, उनके रीजंस क्या है वो हम देखेंगे। एंटिटीज एबिलिटी टू परस्यू स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन, क्या वो एबल है कि जो कोर्स ऑफ एक्शन उन्होंने सोचा है वो क्या फुलफिल कर पाएंगे या नहीं वो देखेंगे। The existence or lack of any other information that might have been obtained during the course of the audit that may be inconsistent with management's judgment or intent. यहाँ में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन पता चल रही है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि जिससे पता चल पाए कि जो उन्होंने सोचा था, मैनेजमेंट का जजमेंट इंटेंशन था, बट एक्चुअल में वो इनकंसिस्टेंट है, एक्चुअल में वो कुछ अलग हुआ है। तो कोई ऐसा एविडेंस मिल रहा है या फिर कोई ऐसा एविडेंसेस कि जिस वजह से पता चले कि ये नहीं है, तो वो भी हमें देखना जरूरी होगा। In addition, the auditor may consider it necessary to request management to provide written representation about specific assertions in the financial statements, in particular to support an understanding that the auditor has obtained from other audit evidence of management's judgment or intent in relation to or the completeness of a specific assertion. तो इसी के लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैनेजमेंट को कि भाई आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे फॉर स्पेसिफिक एसेशन, जो भी हमने देखने हैं वो कंप्लीट है, वो बराबर है या नहीं उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, if the intent of management is important to the valuation basis for investment, it may not be possible to obtain sufficient appropriate audit evidence without a written representation from management about its intention. इंटेंशन जो भी है इन्वेस्टमेंट का, और वो इन्वेस्टमेंट का जो इंटेंशन है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन में फर्क पड़ने वाला है। तो जब तक हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं लेंगे रिगार्डिंग द इंटेंशन, राइट, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो इंटेंशन बराबर है या नहीं और उनकी इंपैक्ट क्या आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, और वो इंपैक्ट बराबर है या नहीं। तो उसके लिए हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी बन जाएगा। Although such written representations provide necessary audit evidence, they do not provide sufficient appropriate audit evidence on their own for that assertion. ये नेसेसरी एविडेंस होगा बट ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होगा। अगर हमें दूसरे एविडेंसेस के ऊपर से ज्यादा पता चल रहा है और वो जरूरी होंगे, अवेलेबल होंगे, तो उसे भी हमें कंसिडर करना ही होगा। ये हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस ऐसे भी समझा हुआ है। डेट ऑफ एंड पीरियड कवर्ड बाय रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कब ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा और उसमें कितना पीरियड कवर अप किया जाएगा। जितना पीरियड ऑडिट में है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जितने के लिए ऑडिट रिपोर्ट दिया जाता है उतने पूरे ही पीरियड के लिए ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया जाता है। और ये जो डेट होगी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की वो नियर टू द ऑडिट रिपोर्ट डेट होगी, ताकि पता चले कि वो सारी चीजें सब कुछ बराबर हुआ है या नहीं। बट वो बिफोर ऑडिट रिपोर्ट होगा, क्योंकि ये भी एक ऑडिट एविडेंस है और इसी के बेसिस पर हमने अपना ओपिनियन बनाया है। तो ये जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट होगी वो नियरर टू द ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, बट ऑन और बिफोर ऑडिट रिपोर्ट डेट। वो कभी भी ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में नहीं हो सकता, राइट, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये भी एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। The date of the return representation shall be near as practicable to, but not after the date of the auditor's report on the financial statements.
राइट, वो कभी भी ऑडिट रिपोर्ट के बाद नहीं हो सकता। द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शैल बी फॉर ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड पीरियड्स रेफर्ड टू इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। जितने भी पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं उन सभी के लिए ये ऑडिट रिपोर्ट जो भी है उसके लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा। Because written representations are necessary audit evidence, the auditor's opinion cannot be expressed and the auditor's report cannot be dated before the date of the written representations. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी एक ऑडिट एविडेंस है, तो उसके पहले कभी भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिया जा सकता, इसीलिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट पॉसिबल नहीं है, बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ही होनी चाहिए और नियरर टू द ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए ताकि सब कुछ कवर अप हो जाए। Furthermore, because the auditor is concerned with events occurring up to the date of the auditor's report that may require adjustment to or disclosure in the financial statements, the written representation are dated as near as practicable to but not after the date of the auditor's report on the financial statements. अपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, राइट। बैलेंस शीट 31 मार्च के बाद कुछ इवेंट्स हुए हैं, बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अप्रूव होते हैं उसके पहले कुछ हुए, तो उसको एडजस्ट करना होता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर उसका सिर्फ डिस्क्लोजर दिया जाता है, राइट। एस4 में आपने वो पढ़ा होगा। इसके लिए SF 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स है जो इसके बाद हम कवर अप करने वाले हैं। तो वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स में भी वही चीज है कि बैलेंस शीट डेट के बाद कुछ इवेंट्स हुए हैं बट ऑडिटर्स के रिपोर्ट के पहले कुछ हुआ है, तो उसकी इंपैक्ट क्या आएगी, वो सारी चीजों के लिए जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एस4 इन डेज के हिसाब से आएगी कि जो भी बैलेंस शीट डेट के बाद इवेंट्स हुए हैं उसको एडजस्ट करना है या डिस्क्लोज करना है, तो वो टिल द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट होता है। इसीलिए जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है वो नियरर टू द ऑडिट रिपोर्ट डेट लिया जाता है ताकि वो सारे जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स या फिर एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं वो इवेंट्स के लिए भी हमें ऑडिट एविडेंस मिल जाए कि जितने भी एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स मैनेजमेंट को पता थे वो सारे ही बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट किए हैं या फिर डिस्क्लोजर दिया हुआ है, राइट। तो उसी के लिए वो नियरर टू द ऑडिट रिपोर्ट डेट होगा, तो कुछ भी गलत होने के चांसेस नहीं होंगे, राइट। वो SF 560 जो है उसकी भी रिक्वायरमेंट है कि उसके लिए भी आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए, राइट। तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो नियरर टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट होना चाहिए, बट बिफोर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, वो कभी भी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट नहीं होगा। ये सीधा MCQ वगैरह में पूछ सकते हैं। यहाँ पर रीजन दिया है कि क्यों वो नियरर टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट होना चाहिए और क्यों वो बिफोर द ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट होना चाहिए, उसका रीजन इस पैराग्राफ में दिया है, ये समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। The written representation are for all periods referred to in the auditor's report because management needs to reaffirm the written representation it previously made with the respect to the prior period remain appropriate. हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट, उसमें भी मोर देन वन पीरियड जनरली कंपैरेटिव जो प्रीवियस ईयर होता है उसके भी फिगर्स उसमें मेंशन किए जाते हैं, तो वो जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है वो दोनों ही पीरियड के लिए जनरली लिया जाता है ताकि पता चले कि जो प्रीवियस ईयर में जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया था वो प्रायर पीरियड के लिए था, वो अभी भी अप्रोप्रिएट है। इसीलिए हम रीअफर्म करवाएंगे, फिर से रीअश्योर करवाएंगे कि वो जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन या फिर वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो भी बराबर है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट ने बराबर फुलफिल की। Situations may arise where current management were not present during all periods referred to in the auditor's report. हो सकता है कि जो current management है वो जो previous year या फिर उनके पहले के जो भी रिपोर्ट दिए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए थे, तब प्रेजेंट ना हो, राइट। तो वो किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताएंगे। Such persons may assert that they are not in position to provide some or all written representation because they were not in place during the period. तो ऐसा हो सकता है कि वो हम मैनेजमेंट हमें ऐसा बताएं कि भाई उस पीरियड में तो हम मैनेजमेंट में थे ही नहीं, तो हम कैसे वो सारी ही चीजों के लिए हम कंफर्मेशन दे, रिप्रेजेंटेशन दे। This fact, however, does not diminish such persons' responsibilities for the financial statement as a whole. पर सिर्फ ये ऐसा बताएंगे कि भाई हम उस पीरियड में थे ही नहीं तो हम किस तरह से रिप्रेजेंटेशन दे, तो वो सिर्फ वो जो फैक्ट है उस वजह से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कम नहीं हो सकती है। वो मैनेजमेंट है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, राइट। वो तब थे या नहीं थे वो हमारा मैटर नहीं है, उनको उसके लिए भी रिप्रेजेंटेशन देना ही होगा। Accordingly, the requirement for the auditor to request from them written representations that cover the whole of the relevant periods still apply. इसीलिए वो मैनेजमेंट में प्रीवियस ईयर में या फिर जो रिफर किए हैं पीरियड उसमें थे या नहीं
थे वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, उसके लिए भी हम रिप्रेजेंटेशन लेंगे, सारे ही पीरियड के लिए रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा, राइट। इसमें से कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू बन सकता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे सिनेरियो बेस्ड बन सकता है कि मैनेजमेंट है वो प्रीवियस ईयर में नहीं थे तो उसके लिए वो रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर रहे हैं, तो उसमें ऑडिटर को क्या करना चाहिए, या फिर वो ऑडिटर जो मांग रहे हैं प्रीवियस ईयर के लिए रिप्रेजेंटेशन वो बराबर है या नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। फॉर्म ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जनरली ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है वो लेटर फॉर्मेट में होता है। मैनेजमेंट है वो ऑडिटर को एड्रेस करता है, ऑडिटर को ये दिया जाता है। The written representation shall be in the form of representation letter addressed to the auditor. उसमें एड्रेस्ड किसे किया जाता है, ऑडिटर को, और ये लेटर फॉर्मेट में होता है। इसमें से कुछ एमसीक्यू वगैरह बन सकता है। If law or regulation requires management to make written public statement about its responsibilities and the auditor determines that such statement provides some or all of the representation required regarding management responsibilities, the relevant matters covered by such statements need not be included in the representation letter. अगर कोई लॉ रेगुलेशन के हिसाब से ये रिक्वायर्ड है कि जो मैनेजमेंट है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल की है, वो पब्लिकली वो स्टेटमेंट देना जरूरी है। तो अगर वो पब्लिकली अपना स्टेटमेंट देते हैं तो वो जो सारी चीजें हैं, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके लिए हम अलग से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने ये पब्लिकली अवेलेबल किया है, तो सिर्फ उसका हम रेफरेंस ले लेंगे तो भी चलेगा, राइट। ये फिर से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो हमारा लेटर होगा उसके अंदर कवर अप नहीं हो तो भी चलेगा। यहाँ पर हमें इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट दिया है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का, वो हम फटाफट देख लेते हैं। ऑन द लेटर हेड ऑफ द एंटिटी, ये एंटिटी के लेटर हेड पर दिया जाता है। लेटर हेड मतलब कि कंपनी की जो बेसिक इंफॉर्मेशन, जनरली नेम वगैरह है, कंपनी है तो उसका सिन नंबर है, कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, राइट, और नीचे जनरली एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह दी जाती है, तो ये लेटर हेड रहता है, उसी के अंदर ये पूरा रिप्रेजेंटेशन लेटर आएगा। 2 पीजे श्रीमाली एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यहाँ पर ऑडिटर को एड्रेस किया हुआ है, डेट लिखी गई है 15 जुलाई 22। Dear sir, this representation letter is provided in connection with your audit of the financial statements of this limited for the year ended on March 31, 22 for the purpose of expressing an opinion as to whether the financial statements give a true and fair view in accordance with the applicable accounting standards in India. आपका जो काम है, मतलब ऑडिटर का जो काम है, वो यहाँ पर समझाया हुआ है कि आपने ये क्लाइंट का ऑडिट फॉर दिस पीरियड आप कर रहे हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे हैं या नहीं, इसीलिए। We confirm that, to the best of our knowledge and belief, having made such inquiries as we considered necessary for the purpose of appropriately informing ourselves, right? वो हमने समझा था ना कि क्वालिफाइंग लैंग्वेज वो यहाँ पर हो सकती है, right? To the best of our knowledge, ये क्या है, क्वालिफाइंग लैंग्वेज है, राइट। हमें जितना पता है उस हिसाब से, मतलब कि यहाँ पर मैनेजमेंट को जितना पता है, उनकी जो बिलीफ है उस हिसाब से सब कुछ बराबर है, ये सब कुछ वो उस हिसाब से कंफर्म कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में क्या है, वी हैव फुलफिल्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज सेट आउट इन टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट डेटेड 17 अगस्त 2021। 17 अगस्त 2021 मतलब कि ये जो 21-22 कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी के पहले उनकी अपॉइंटमेंट दी है, तो उसमें जो एंगेजमेंट लेटर है, राइट, उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन की गई होगी। For the preparation of the financial statements in accordance with financial reporting standards, in particular, the financial statements give a true and fair view in accordance with the applicable accounting standards in India. उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की, वो उन्होंने फुलफिल की है, उसके लिए हमें रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। Significant assumptions used by us in making accounting estimates, including those measured at fair value, are reasonable. जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स assumptions लिए हैं वो बराबर है उनके हिसाब से, राइट, तो उसके लिए भी हमें रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। वो assumptions वगैरह हमें चेक तो करने हैं, बट यहाँ पर वो जो assumptions के लिए हमने एविडेंसेस लिए हैं उसके लिए ये सपोर्टिंग बन सकता है, वो मैटर को वो कंफर्म कर रहे हैं कि वो हमारे हिसाब से बराबर है, उसके लिए हम अलग से प्रोसीजर करेंगे, हम अपने हिसाब से भी ऑडिट एविडेंस तो लेंगे ही। Related party relationships and transactions have been appropriately accounted for and disclosed in accordance with the requirements of applicable accounting standards in India. जो भी related party relationship है, transaction balances, वो सारी चीजें जो भी रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, उस हिसाब से फुलफिल किया हुआ है। हमारे लिए वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऐसे 550 है, तो उस हिसाब से हमें रिप्रेजेंटेशन या फिर हमारे ऑडिट में क्या प्रोसीजर करनी है वो उसमें बताया है। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने फुलफिल किया है, उसके लिए हमें रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। All events subsequent to the date of the financial statements and for which applicable accounting standards in India require adjustment or disclosure have been adjusted or disclosed.
चॉइस 4 के हिसाब से कि इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, उसमें से जो एडजस्टिंग इवेंट है, मतलब कि जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ इंपैक्ट दिखानी है या फिर जिसे सिर्फ डिस्क्लोज करना है, तो वो उन्होंने प्रॉपरली किया हुआ है। और उसके लिए ऐसे है ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, जो हम इसके बाद कवर अप करेंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया है। द इफेक्ट्स ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर इमटेरियल बोथ इंडिविजुअली एंड इन द एग्रीगेट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। जो भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है, इनकरेक्टेड है, जो चेंजेस नहीं किए हैं मिसस्टेटमेंट, वो इमटेरियल है, वो जरूरी नहीं है, उसकी इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बहुत ज्यादा नहीं आने वाली है, वही सिर्फ दिए गए हैं, बाकी सारे ही चेंजेस कर दिए हैं। A list of the uncorrected misstatements is attached to the representation letter, और क्या क्या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है वो भी लिस्ट इसके साथ अटैच किया हुआ है। ये इसके लिए है SF 450, जो हम कवर अप करने वाला है, इसी चैप्टर का पार्ट है SF 450, तो वो भी हम समझेंगे। Information provided, we have provided you with, you मतलब कि ऑडिटर को, access to all information of which we are aware that is relevant to the preparation of the financial statement such as records, documentation and other matters। ऑडिटर को मैनेजमेंट ने जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी थी रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन, वो सारी चीजें उन्होंने प्रोवाइड कर दी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट यू हैव रिक्वेस्टेड फ्रॉम अस फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने मांगी वो भी सारी दे दी है। एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन्स विद इन द एंटिटी फ्रॉम whom you determined it necessary to obtain audit evidence, और जो भी पर्सन का एक्सेस जरूरी था विद इन ऑफिस, राइट, कि जिसके पास से ऑडिटर को एविडेंस मिल सकते हैं, तो उसके लिए भी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया हुआ था। ये तीनों चीजें हमने ऐसे 210 में भी समझी हुई है, राइट। ये ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के हिसाब से ये प्री कंडीशंस है। अगर ये प्री कंडीशंस है तभी हमें वो ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो एंगेजमेंट लेटर में भी मेंशन किया जाता है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी चीजें ऑडिटर को प्रोवाइड करे, तो वहां पर भी लिखा जाएगा, और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में भी लिखा जाएगा कि उन्होंने ये सारी चीजें प्रोवाइड की हुई है, राइट। समझ में आ रहा है? तो ये कनेक्शन यहां से बनेगा। तो ये तीनों चीजें ऑलरेडी प्री कंडीशंस में भी कवर अप होती है, वही है। चैप्टर 11 में ये कवर अप हुआ था। All transactions have been recorded in the accounting records and are reflected in the financial statements। जितने भी ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के थे वो सारे ही कंप्लीट है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाए हुए हैं। वो हमने आगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इसी SF 580 के अंदर समझा हुआ है। We have disclosed to you the results of our assessment of the risk that the financial statements may be materially misstated as a result of fraud। जो भी मैनेजमेंट ने कोई भी रिस्क असेसमेंट किया था, राइट, वो हमने चैप्टर 3 में समझा हुआ था कि मैनेजमेंट भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर सकते हैं। तो वो जो रिस्क उन्होंने असेस किया था और वो फ्रॉड से जो भी रिस्क उनको लग रहा था वो भी उन्होंने हमें डिस्क्लोज कर दिया है। उसके अलावा कोई भी रिस्क नहीं है। We have disclosed to you all information in relation to fraud or suspected fraud that we are aware of and that affects the entity and involves management, employees who have significant roles in internal control or others where the fraud could have a material effect on the financial statements। मैनेजमेंट को जो भी पता है, राइट, फ्रॉड्स या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड्स के बारे में सब मैनेजमेंट ने की है या फिर एम्प्लॉइज या फिर और किसी ने किए हैं, जो मटेरियल है, तो वो सारे ही ऑडिटर को बता दिए हैं। ऐसा भी हमें रिप्रेजेंटेशन लेना होगा। We have disclosed to you all information in relation to allegations of fraud or suspected fraud affecting the entity's financial statements communicated by employees, former employees, analysts, regulators or others। कोई भी एलिगेशन ऑफ फ्रॉड है, राइट, या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड है, किसी ने भी किए हैं, तो वो भी सारे बता दिए हैं। We have disclosed to you all known instances of non-compliance or suspected non-compliance with laws and regulations whose effects should be considered when when preparing financial statements। जो भी नॉन कंप्लायंस हुआ है लॉ या रेगुलेशन का, वो जो उनको पता है और उनकी इंपैक्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है वो सारी बता दी है। We have disclosed to you the identity of the entities, related parties and all the related party relations and transaction of which we are aware। SF 550 जितनी भी रिलेटेड पार्टीज, उसके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हुए थे वो सारे हमने आपको बता दिए, जो हमें पता थे सारे। और यहाँ पर CFO है तो उनकी साइन वगैरह आएगी, डेट वगैरह वो मेंशन करेगा, राइट। तो इस तरह से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली इस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ली जाती है, ली जा सकती है, तो वो सारी चीजें कवर अप करेंगे। क्लियर? ये आपको समझने के लिए जरूरी था। इसको ये पूरा ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है।
डाउट टू द रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, अगर जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है उसके लिए अगर ऑडिटर को डाउट हो रहा है तो क्या करना चाहिए? If the auditor has concerns about the competence, integrity, ethical values, or diligence of management, or about its commitment to or enforcement of this, the auditor shall determine the effect that such concerns may have on the reliability of representations and audit evidence in general. अगर मैनेजमेंट की जो कंपिटेंस, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज, डिलीजेंस वगैरह है उसके ऊपर ऑडिटर को डाउट हो रहा है तो ऑडिट एविडेंस एज वेल एज रिप्रेजेंटेशन है उनके ऊपर भी कंसर्न आएगा, डाउट क्रिएट होगा. In particular, if written representations are inconsistent with other audit evidence, the auditor shall perform audit procedure to attempt to resolve the matter. अगर कोई एक ऑडिट एविडेंस है वो दूसरे ऑडिट एविडेंस से इनकंसिस्टेंट है तब हमें वो मैटर को रिजोल्व करना जरूरी है. ये हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में भी समझा हुआ है. If the matter remains unresolved, the auditor shall consider the assessment of the competence, integrity, ethical values, or diligence of management, or of its commitment to other enforcement of this, and shall determine the effect that this may have on the reliability of representations and audit evidence in general. तो वो जब भी इनकंसिस्टेंसी आ रही है तब वो मैटर को हमें रिजोल्व करना चाहिए. उसके लिए हमें फिर से प्रोसीजर्स या दूसरी कोई प्रोसीजर्स या फिर मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यू, डिलीजेंस वगैरह भी देखनी चाहिए, कॉम्पिटेंस भी देखनी चाहिए और उसके बेसिस पर डिसाइड करना चाहिए कि जो भी रिप्रेजेंटेशन है या फिर जो ऑडिट एविडेंस इन जनरल है उसके ऊपर हमें रिलाई करना चाहिए या नहीं. इफ द auditor concludes that the written representations are not reliable, the auditor shall take appropriate actions, including determining those possible effects on the opinion in the auditor's report in accordance with SS 705, having regard to the requirement of disclaimer of opinion. और अगर वो reliable नहीं लग रहे हैं, right, representation वगैरह, तो उसके लिए appropriate action लेना चाहिए. हमें हो सके तो हम disclaimer of opinion भी दे सकते हैं. SS 705 के हिसाब से हम modified opinion दे सकते हैं. क्लियर? ये सारे एक्शंस हम ले सकते हैं. ये इन जनरल दिया है हुआ है, इन डिटेल इसके बाद दिया हुआ है पर्टिकुलरली, पर वो जो हमें समझाया है वही चीज यहां पर आएगी. रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस नॉट प्रोवाइडेड, जो भी हमने रिक्वेस्ट किया था वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट है वो नहीं दे रहे हैं. इफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड वन और मोर ऑफ द रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, द ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विथ मैनेजमेंट. हम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे कि भाई क्यों आप नहीं दे रहे हैं. Re-evaluate the integrity of management and evaluate the effect that this may have on the reliability of representations and audit evidence in general. वो नहीं दे रहे तो उनकी वजह से मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी है या फिर जो भी रिप्रेजेंटेशंस या फिर अदर एविडेंसेस है उसके ऊपर की रिलायबिलिटी हमें फिर से रीवैल्यूएट करनी चाहिए कि मानना चाहिए या नहीं उनके ऊपर. एंड take appropriate actions including determining the possible effect on the opinion in the auditor's report in accordance with SS 705, having regard to the requirement of disclaimer of opinion. और अगर जरूरत पड़े तो हम appropriate action भी ले सकते हैं, हम disclaimer of opinion भी दे सकते हैं as per SS 705. जब भी हमें मैनेजमेंट है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देते जो रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है. और दूसरा है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इन केस ऑफ नॉन रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस अबाउट मैनेजमेंट्स रिस्पांसिबिलिटीज और फेलियर टू प्रोवाइड सच रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. या फिर हमें वो जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर रिलायबिलिटी नहीं लग रही है या फिर वो हमें प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, राइट? तब क्या करेंगे? तो ऑडिटर शैल डिस्क्लेम एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद SS 705. तब हमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना चाहिए. यहां पर वो दो कंडीशन भी दी है. इफ the auditor concludes that there is a sufficient doubt about the integrity of management such that the written representations about management fulfilling its responsibilities regarding preparation of the financial statements and about information provided and completeness of transactions are not reliable. या तो हमें सफिशिएंट डाउट लग रहा है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो बराबर नहीं है, मैनेजमेंट के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, राइट? या फिर उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो फुलफिल की है वो बराबर नहीं है, उसके ऊपर हमें डाउट लग रहा है. कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस वगैरह, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, उन सभी के ऊपर डाउट लग रहा है. तब हमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना चाहिए क्योंकि वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बराबर नहीं होगा तो हम कंक्लूजन पर ही नहीं आ सकते कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं या नहीं. या फिर मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलेटिंग टू फुलफिलिंग इट्स रिस्पांसिबिलिटीज रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन. या फिर वो हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं रिगार्डिंग दिस मैटर्स की प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, या फिर कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए अगर हमें वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं तब भी हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एज पर SS 705 है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिंपल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको MCQ या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ये दोनों ही क्वेश्चन या फिर दोनों में से कोई एक है वो पूछ सकते हैं। चलिए क्लियर, तो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में था। होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर ओवरव्यू है वो आप रीड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। चलिए क्लियर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम SF 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।